हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केबीएस पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम में लगे हुए छंदों के ऊपर। और आज हमने जिन छंदों को एक जगह कलेक्ट किया है वो सभी एनसीईआरटी की पुस्तक के आधार पर हैं। और जितनी भी कविताएं लगी हुई हैं आपके सिलेबस में पीजीटी के अंतर्गत अलग अलग किताबों में, और उनमें ज़्यादातर कौन से छंद हैं उन छंदों को ही हमने एक जगह कलेक्ट किया है, क्योंकि ज़्यादातर संभावना है कि यही छंद पूछे जाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चौपाई के ऊपर। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। यह 4 पंक्तियों का होता है, जिसकी प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती हैं। 40 चौपाइयों वाली रचना को चालीसा कहा जाता है। यह तथ्य लोक प्रसिद्ध है। तो चौपाई से संबंधित कुछ तथ्य हैं। यहाँ पर उदाहरण तो नहीं दिया गया है, लेकिन जो इसके लक्षण बताए गए हैं, लक्षण के आधार पर आपको ध्यान में रखना है कि चौपाई सममात्रिक छंद है, 4 पंक्तियों का होता है, 16-16 मात्राएं होती हैं। और जब 40 चौपाइयों वाली कोई रचना होती है तो उसे चालीसा कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा हनुमान चालीसा, ठीक है, इसका मतलब है कि उसमें 40 चौपाइयां शामिल होंगी। ठीक है, तो एक तरीके से आप यहाँ पर जो भी तथ्य हैं यही विकल्प के रूप में आपको परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इन सभी तथ्यों को जरूर आप अपने ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं। अगला जो छंद है वो है दोहा। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके सम चरणों यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तथा विषम चरण यानी कि पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं। इनके साथ अंत लघु वर्ण से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोहा जो छंद है, आमतौर पर आपने रहीम के दोहे, कबीर के दोहे नाम सुने होंगे और याद भी किए होंगे, लेकिन यहाँ पर फैक्ट्स के रूप में, तथ्य के रूप में आपको ध्यान में रखना है कि दोहा कैसा छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। यही विकल्प में आपको दिख सकता है कि दोहा किस टाइप का है, सम, अर्ध सम, विषम, वर्णिक, 4 ऑप्शन रहते हैं। तो उसमें से आपको अर्ध सममात्रिक याद करके रखना है। और सम चरणों की चर्चा की जा रही है यहाँ पर, और विषम चरणों की। तो आप देख रहे हैं कि सम चरणों के अंतर्गत आ रहा है दूसरा और चौथा, यानी कि 24, और विषम चरणों में आ रहा है 13, मतलब कि पहला और तीसरा। तो आप देख रहे हैं कि सम चरणों में 11-11 मात्राएं और विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसलिए आप इस तरीके से भी इसको ध्यान में रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं। अगला जो छंद है वो है सोरठा। दोहे को उलट देने से सोरठा बन जाता है। कई बार तो यहीं से प्रश्न बन जाता है कि किस छंद को आ, दोहे को उलटने से कौन छंद बनता है, ठीक है, या फिर सोरठा किसका उल्टा है, ये भी सवाल बन जाता है। हालांकि ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आप सभी को विशेष रूप से इन सभी छंदों के बारे में बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप पूरी छंद की किताब पढ़कर गए और ठीक से किसी पर ध्यान भी नहीं दिए, और परीक्षा में आप कंफ्यूज होने लगे कि चौपाई सम है कि अर्ध सम है कि विषम है कि वर्णिक है, दोहा सम है, अर्ध सम है, विषम है, वर्णिक है, क्या है। तो वहां पर आप कंफ्यूज होने लगेंगे। इसीलिए हमने उन्हीं छंदों को यहाँ पर रखा है जो कि एनसीईआरटी की किताब में उपलब्ध हैं और बार बार कविताओं में आए हुए हैं। हम बात कर रहे थे सोरठा के ऊपर। सोरठा जो कि दोहे को उलट देने से बन जाता है, यानी कि जहां दोहे में 11 और 13 का संबंध है, वहीं सोरठा में आपका हो जाएगा 13 से 11। इस फॉर्मूले को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ऊपर आप डी लिख दीजिए, नीचे एस लिख दीजिए। ठीक है, दोहे को उलट देने से सोठा बन जाता है। इसके सम चरणों यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, तथा विषम चरणों पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं। परंतु दोहे के विपरीत इसमें सम चरणों में अंत्यानुप्रास या तुक नहीं रहती, विषम चरणों में तुक होती है। एक चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है कि ठीक है, दोहा का उल्टा सोरठा बन जाता है और 13-11 मात्राओं का समीकरण भी है, लेकिन
दोहे के में जो आप देखते हैं कि दूसरे और चौथे चरण में अंत्यानुप्रास या तुक नहीं रहती है, ठीक है। विषम चरणों में तुक होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोहा से थोड़ा सा यहाँ पर भिन्नता भी है, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिए। दोहे के विपरीत इसके सम चरणों में अंत्यानुप्रास या तुक नहीं रहती है, जबकि दोहे में अंत्यानुप्रास रहता है, ठीक है, और तुक भी रहता है, लेकिन इसके विषम चरणों में तुक होती है। दोहे में आप देख रहे हैं कि सम चरणों में तुक होता है और सोरठे में विषम चरणों में। तो यही यहाँ पर क्या है, अंतर है। आगे हम बात करते हैं अगले छंद के ऊपर, जो है कवित्त। कवित्त जो है वह वाणिक छंद है, इसे मनहरण भी कहते हैं। कवित्त के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण के 16वें और फिर 15वें वर्ण पर यति रहती है। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। तो आप देख रहे हैं कि कवित्त का जो लक्षण बताया गया है कि यह वाणिक छंद है। इसका दूसरा नाम भी मनहरण है। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं और यति होती है, वो भी होती है 16वें और 15वें वर्ण के ऊपर। और अंतिम इसका जो प्रत्येक चरण है, इसके अंतिम वर्ण इसका जो होता है वो गुरु होता है। तो ये कुल 5 कंडीशन यहाँ पर दी गई हैं कवित्त को लेकर। और आपने कवितावली और खासतौर से तुलसीदास की रचनाओं में और रसखान की रचनाओं में कवित्त छंद को ज्यादातर देखेंगे, जो कि आपके सिलेबस में भी लगे हुए हैं। तुलसीदास के बिना कोई सिलेबस पूरा नहीं माना जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखिए। मेन हमारा उद्देश्य था कि आपको उन पॉइंट्स पर आपके दिमाग को हीट कराया जाए जहां से सवाल बनते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले छंद के ऊपर, सवैया। सवैया वाणिक छंद है, इसलिए सवैया छंद के कई भेद हैं। ये भेद गणों के संयोजन के आधार पर बनते हैं। जब आप छंद पढ़ेंगे तो वहां पर गणों की भी चर्चा की जाती है और कुल 8 गण माने गए हैं। और सवैया आप ध्यान में रखिए कि वाणिक छंद है, ठीक कवित्त की तरह ही। इनमें सबसे प्रसिद्ध मतगयंद सवैया है। सवैया के कई भेद गणों के आधार पर बनते हैं, लेकिन मतगयंद जो सवैया है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसे मालती सवैया भी कहते हैं। मतगयंद को मालती सवैया भी कहा जाता है। सवैया के प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि सवैया में जो भी मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे कि यह वाणिक छंद है। गणों के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। इसके प्रसिद्ध छंदों में मतगयन, मालती जिसका दूसरा नाम है, और प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। तो ये सारे तथ्य आपकी एनसीईआरटी के बुक में दिए गए हैं, वो भी अलग अलग दिए गए हैं। इसीलिए मैंने उनको कलेक्ट किया और सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाऊं जिससे कि आपको अलर्ट किया जाए, सतर्क किया जाए, ताकि परीक्षा में आप जब जाएं तो वहां पर घुमाकर किसी भी तरीके का सवाल पूछा जाए तो आप निश्चित तौर पर अच्छे से उसको सॉल्व कर पाए, क्योंकि आपके लिए एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो जितना भी हो सकता है हमने करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको चौपाई, दोहा, सोरठा, कवित्त और सवैया अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो चीजें आपको नहीं लगी होंगी उसको आपने नोट कर लिया होगा। आज का जो ये पहला प्रश्न है कि एक छंद में कितने चरण होते हैं। ऑप्शन दिया गया है 4, 6, 8, 10। तो देखने में बहुत ही इजी सवाल है, छोटा सा सवाल है, लेकिन क्या है कि टेक्निकल है। तो आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब देना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन ए। 4 चरण होते हैं, एक छंद में 4 चरण होते हैं, ठीक है। जितने बच्चे जुड़ रहे हैं सबको गुड इवनिंग, सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया मात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। तो इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है, ठीक है। और बहुत
आपको घबराने की जरूरत नहीं, बस इसको ध्यान से इसका अर्थ निकालना है। इसको चाहें आप तो बिना पढ़े भी इसका सही जवाब दे सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया कि ऑप्शन सी सममात्रिक छंद। बाकी छंद किसे कहते हैं, छंद का मतलब क्या होता है, छंद की शुरुआत कहाँ से होती है, कौन कौन इसके आचार्य हैं, कुल कितने छंद हैं, और मात्रिक छंद क्या होता है, अर्धमात्रिक छंद क्या है, सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, इस पर हमने विस्तार से करीब 1 घंटे के वीडियो में छंद नामक एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, लगभग 1 साल पहले। तो उसको आप देख सकते हैं, काफी मेहनत से उसको मैंने तैयार किया था। यहाँ पर इसका सही जवाब सममात्रिक छंद है। अगला प्रश्न है कि दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? वैसे तो हम सब याद करके रखते हैं कि दोहा में 11-13 या फिर 13-11 13-11 करके याद किए रहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए शुरू में पहला क्वेश्चन ही बताया कि 4 चरण होते हैं। अब चारों चरण में बराबर मात्राएं नहीं होती हैं दोहा में। पहले चरण में कुछ होती है, फिर इसके बाद दूसरे में कुछ होती है, तीसरे में अलग, चौथे में अलग। तो खासतौर से 13-11 का इसका रेशियो है। तो इसको 13-11 करके नोट करिए या फिर 1311 करके नोट कर लिए अपने दिमाग में, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा एक और छंद है जिस पे कि हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं। तो आपको पहले तो मालूम होना चाहिए कि दोहा में 13-11 की मात्रा होती है। तो प्रथम में पूछ रहा है, तो इसका जो सही जवाब है, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देना शुरू कर दिया है कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। जब क्लियर रहेगा 13-11 तभी आप इसका सही जवाब दे सकते हैं, वरना आप 11 के चक्कर में भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ऑप्शन सी यानी कि दोहा में 13-11 का रेशियो है। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। और इस क्वेश्चन के साथ ही आप ध्यान में रखिए कि प्रथम चरण में 13 है, और फिर हो सकता है कि घुमाकर सवाल पूछ लिया जाए कि तीसरा में कितना है, या फिर दूसरा में कितना है, या फिर चौथा में कितना है। तो उम्मीद है कि अब इस फार्मूले के आधार पर आप आराम से बता देंगे कि पहला में अगर 13 है तो फिर तीसरा में 13 हो जाएगा, दूसरा में 11 और चौथा में 11। तो इस टाइप से भी अपने दिमाग में रखते जाइए। ठीक है, कई बच्चों ने विस्तार से इसको लिख दिया। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि दामिनी दमक रह न घन माही खल कै प्रीति जधा धीर नाही। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा छंद है। 2 पंक्तियां दे दी गई, अब इसमें से हमें छंद बताना है कि कौन सा छंद है। ठीक है, तो इसको गिनना पड़ेगा। और कैसे हम मात्राओं को गिने, इस पर भी हमने उसी छंद वाले वीडियो लेक्चर में बात किया है कि किसको आप लघु मानेंगे, किसको दीर्घ मानेंगे, लघु की मात्रा कितनी है और दीर्घ की मात्रा कितनी होती है, तो उसको हम गिन सकते हैं। जैसे इसको ऐसे करके गिन सकते हैं मात्रा को, ठीक है, और कितनी मात्राएं। तो अगर आप लोग अपने दिमाग में इसको गिने तो आराम से गिन सकते हैं। तो कुल मिलाकर 16 मात्राएं यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, 2 3 4 5 6 7, नहीं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दो 13 2 15। ठीक है, यहाँ पर भी 16 हो गया। तो 16 मात्रा पहले में और दूसरे में भी 16 है। तो इस तरीके से प्रत्येक चरण में 16 मात्रा है। और देखा जाए तो छंद में सबसे आसान अगर कोई छंद है तो वो चौपाई है, अगर मात्राओं को आप ठीक से गिन पाते हैं तो। ठीक है, कुछ बच्चों के दिमाग में हो सकता है कि नीचे वाला भी हम एक बार गिन लें। तो देखिए, मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूं और आपके दिमाग में तुरंत इसका जो भी है मात्रा आ जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर 16 मात्राएं चारों चरणों में आ रही हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, चौपाई हो गया, और इसका नाम ही है चौपाई। इसका मतलब जिसमें चारों चरणों में समान मात्राएं हों, चौपाई होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? कुंडलिया छंद एक यहाँ पर आ गया, और इसमें हमें बताना है कि कितने चरण होते हैं। ऑप्शन दिया गया है 3 4 6 10। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं,
और आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि कुंडलिया में कुल कितने चरण हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर है ऑप्शन सी जो ऑप्शन है कि 6 चरण होते हैं कुंडलिया में। कुंडलिया जो है आप ध्यान में रखिए कि ये मिश्रित छंद है। ठीक है, यानी मिश्रित का मतलब है कि इसमें 2 छंद आपस में जुड़े हुए हैं। एक तो दोहा है और दूसरा रोला है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि कुंडलिया में कौन-कौन से छंद अ, जुड़े हुए हैं। तो आप ध्यान में लिख रखिए दोहा प्लस रोला दोनों को मिक्स करके कुंडलिया छंद बना हुआ है। तो एक कुंडलिया आमतौर पर हम अपने कानों में कुंडल इत्यादि पहनते हैं। तो बस ध्यान में रखिए कि एक तरफ दोहा है और दूसरे तरफ रोला नामक हमने कुंडल धारण किया है। याद करना है, याद करने के लिए जो परीक्षार्थी होते हैं तमाम तरीके के सूत्रों का निर्माण करते हैं, उसमें से एक छोटा सा ये सूत्र है। और मेरा तो ये मानना है कि बहुत सूत्रात्मक तरीके से लंबे समय तक हम सक्सेस नहीं रह सकते हैं, इसलिए समझना पड़ेगा। कुंडलिया में क्या है, दोहा और रोला है। तो इसको ध्यान में रखिए कि अगर आ जाएगा सवाल कभी परीक्षा में तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक छोटा सा और है, डॉक्टर आप याद कर सकते हैं बराबर कुंडलिया। DR याद करिए और कुंडलिया आपको याद हो जाएगा। जब मैं परीक्षाओं में जाता था तो कुछ-कुछ ऐसे ही अपने अपने समझने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि दूसरे के मंत्रों से ज़्यादातर सक्सेस नहीं मिलता है, बस हम उससे कुछ सीख ले सकते हैं, लेकिन खुद के कुछ मंत्र आपको बनाने पड़ेंगे। चलते हैं, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएँ होती हैं? 16, 17, 20, 15। तो जिसका ज़िक्र हमने उदाहरण में ही कर लिया है। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएँ होती हैं? इसको बहुत ही आराम से परीक्षा में रखने की ज़रूरत है। अति उत्साह में हो सकता है कि ऑप्शन आप गलत भी रख दें, लेकिन आप लोग उसमें से नहीं हैं। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएँ होती हैं चौपाई के अंतर्गत। ठीक है, चलते हैं, आगे बात करते हैं। जो मात्रिक जो मात्रिक सम छंद हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएँ होती हैं, उसे कहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कैसे घुमाकर पूछा जा रहा है। तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि छंदों को भी अलग-अलग ढंग से हमें पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए सवाल घुमा दिया गया, लेकिन कुछ संकेत छोड़ दिए गए हैं। आप सभी इसको भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लिए। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब इसका हो गया ऑप्शन सी, चौपाई। लेकिन इसी प्रश्न में एक उत्तर छिपा हुआ है। मान लीजिए कि आप परीक्षा में बैठे हैं और एक जगह ये प्रश्न आ गया कि जो मात्रिक समछंद है और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएँ हैं, उसे क्या कहते हैं? तो आपने बता दिया चौपाई। और अगला प्रश्न आ गया कि चौपाई कैसा छंद है? मात्रिक सम, मात्रिक विषम, अर्ध विषम इस टाइप से आ जाए तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। तो यानी कि चौपाई 16 मात्राएँ तो ध्यान में रखिए, बाकी मात्रिक सम छंद है, इसको भी ध्यान में रखिए। ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। ठीक है, में छंद कौन सा है ये हमें बताना है। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना है कि छंद को पढ़ते समय शब्दों को, मात्राओं को काफी ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर थोड़ा भी छोटी बड़ी की मात्रा इधर उधर हुई तो अलग छंद हो सकता है। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अगर जो हनुमान चालीसा इत्यादि पढ़ता होगा रोज तो उसको तो मात्राएं गिनने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वो तो आराम से बता देगा कि इसमें दोहा है। और जो नहीं पढ़ता है वो इसको बार बार हो सकता है कि गिने। ठीक, अगर देखिए आप कंफ्यूज हैं कि श्री में 2 मात्राएँ होंगी कि 1 मात्राएँ होंगी, तो पहले कोशिश कीजिए कि आप जो आसानी से गिन लें, उधर चलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आसानी से इसको गिन ले रहा हूँ, ठीक है? तो पहले ऐसे हम इसके ऊपर जो भी छंद का सूत्र टाइप का होता है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कितनी मात्राएँ हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 10, 11। तो आप देख रहे हैं कि दूसरे चरण में 11 मात्राएँ हैं।
तो अब ऑटोमेटिक आपके दिमाग में जाएगा कि अगर दूसरा चरण में 11 है तो पहला में 13 होगा, फिर इसी टाइप से आप बता देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, दोहा। छंद पढ़ते समय थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और समझने का प्रयास है, क्योंकि इसको जब आप समझ जाएंगे तो बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये थोड़ा सा हिंदी साहित्य में टेक्निकल है। भाषा विज्ञान के बाद छंद ऐसा है जो कि पूरा फार्मूला पर आधारित है। उदाहरण बदल सकते हैं लेकिन ये सब छंद नहीं बदल सकते हैं। जो भी है वो लक्षण के आधार पर आप उसको समझ जाएंगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। मूक होई वाचाल, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जा सुकृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमन दहन। इसमें कौन सा छंद है? तो इसको आपको गिनना पड़ेगा, आराम से इसको गिनना पड़ेगा, फिर इसके बाद इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो आप देख लेते हैं हम यहाँ पर कैसे कैसे मात्राएं हो सकती हैं। ठीक है, तो 2 3 2 5 6 2 8 2 10, मूक होई वाचाल, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 11 मात्राएं आ रही हैं पहले चरण में और दूसरे चरण में 13 मात्राएं। तो ये क्या हो गया, सोरठा हो गया। ठीक है, नीचे का भी उसी तरीके से है, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, सोरठा। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऐसे प्रश्नों को आप परीक्षा में जब जाएंगे तो आराम से इसको सॉल्व करना है। जल्दीबाजी में जैसे देखिए मैंने यहाँ पे ल के ऊपर भी इसका वो कर दिया था, गुरु की मात्रा लगा दिया था जल्दीबाजी में। तो इस टाइप से नहीं करना है, देखना है कि कहाँ पर लघु की मात्रा होगी, कहाँ पर गुरु की मात्रा होगी। चलते हैं आगे, बात करते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कठिन होता है वाणिक छंद, तो हिंदी में वाणिक छंद कम पूछा जाता है, मात्रिक छंद ही ज्यादातर पूछा जाता है। वाणिक छंद जो होते हैं वो संस्कृत में ज्यादा आते हैं, वो वंशस्थ है तो और बहुत सारे हैं उसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे घुमाकर सवाल पूछा जा रहा है और उसका आंसर जैसे मैंने प्रश्न पढ़ा आपके दिमाग में आ गया होगा कि आखिरकार इसका आंसर क्या है। तो आप देख रहे हैं कि चौपाई को प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद है। ठीक है, क्या हो गया, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो चौपाई को विशेष तौर पर आप स्टार बनाकर नोट कर लीजिए, इसको घुमा फिराकर बार बार पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती है? ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने वाला प्रश्न है कि पहले बता दिया गया कि 26 मात्राएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, 14 और 12 पर आपको ठहरना है। यति का अर्थ होता है छंद पढ़ते समय ठहराव। ठीक है, रुकना। तो कौन सा छंद है वो हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया गीतिका, छप्पय, वीर और सोरठा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर गीतिका नामक छंद है, ऑप्शन ए। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया ऑप्शन ए कि गीतिका नामक जो छंद है उसमें 26 मात्राएं होती हैं और यहाँ पर 14 और 12 पर यति होती है, यानी कि 14 पर एक बार ठहरना है, फिर 12 पर जाकर ठहर जाना है। तो मात्राएं 26 हो जा रही हैं। तो नॉर्मली हो सकता है परीक्षा में कभी पूछ दे कि किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं, या फिर यहाँ से पूछ दे किस छंद में 14-12 पर यति होती है। तो यति का मतलब क्या है, विश्राम करना या फिर ठहरना, खासतौर से ठहरने से यहाँ पर अर्थ है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? ठीक है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो अभी मैंने इस पे विचार ही किया और तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा, उसको यति कहते हैं। ऑप्शन ए इसका क्या है, सही जवाब है। तो इसको अपने ध्यान में रखिए।
अगला प्रश्न है कि निम्न में सममात्रिक छंद कौन सा उदाहरण है। निम्न में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन दिया गया दोहा, सोरठा, चौपाई या फिर सभी। तो सममात्रिक छंद बार बार इसकी चर्चा की जा रही है और आप लोग इससे परिचित हो गए हैं। कौन सा हो गया? चौपाई। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक, दोहा और सोरठा ये सब क्या है? मात्रिक अर्ध सम है। ठीक है ना, तो इसको भी नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है। कौन सा छंद का प्रकार नहीं है उसे हमें बताना है। यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है, यहाँ पर दृष्टांत लिखा हुआ है। अब तस्वीर एकदम से क्लियर हो गई होगी। निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? दोहा, सोरठा, चौपाई, दृष्टांत। तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि हमने इतना छंद पढ़ा लेकिन दृष्टांत नामक छंद नहीं था, बल्कि आपका दिमाग खुद बता देगा कि ये क्या है? अलंकार है। कुछ बच्चों ने लिख भी दिया कि ये अलंकार है। ठीक है, और दृष्टांत अलंकार भी बहुत खतरनाक तरीके का अलंकार है, परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। इसमें क्या होता है? बिंब प्रतिबिंब। आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, दृष्टांत बराबर बिंब प्रतिबिंब। ये भी पूछ लिया जाता है कि किस अलंकार में बिंब प्रतिबिंब का संबंध है। तो क्या हो गया? दृष्टांत। ये डी ऑप्शन फोटो लगाने के चक्कर में कट जा रहा है, हालांकि मैं इसको लिख दे रहा हूं, ये भी एक्सपेरिमेंट ही है। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि छंद से संबंधित गणों की संख्या है। छंद से संबंधित गणों की संख्या है। ऑप्शन दिया गया है 6, 7, 8, 10। ठीक है, तो एक सूत्र है, आपने पढ़ा होगा, य माता राज भान सलगा। ठीक है, यही सूत्र पूरा गणों की संख्या को निर्धारित करता है। तो इस तरीके से आप लोगों का सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन सी, 8। गणों की संख्या क्या है? 8 है। और ध्यान में रखिए कि 3-3 की गणना होती है। जब आप छंद वाला मेरा लेक्चर देखेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है। यानी कि चौपाई को आपको अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लेना है कि चौपाई से सवाल आने ही आने, किसी न किसी रूप में, चाहे वो पंक्ति पूछ दे, चाहे इसी तरीके से घुमा फिरा कर। आप देख रहे हैं कि चौपाई से अभी तक सर्वाधिक तरीके का सवाल पूछा गया है, तो इनको हम स्किप भी नहीं कर सकते और इग्नोर भी नहीं कर सकते। इसलिए हमने जैसे प्रश्न आए हुए हैं वैसे ही प्रश्नों को हमने रख दिया है, जिससे कि आपको हर एंगल से पता चले कि कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो एक बार कमेंट्स जरूर करिए कि आप सब बोरियत महसूस तो नहीं करें, क्योंकि छंद जो होता है थोड़ा सा ये धैर्य और अनुशासन की मांग करता है। अनुशासन मतलब नियमों को समझने की मांग करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि छप्पय किस प्रकार का छंद है। छप्पय किस प्रकार का छंद है? ऑप्शन दिया गया है विषम, सम, अर्धसम, इनमें से कोई नहीं। तो छप्पय, छप्पय जैसे ही मैं बोल रहा हूं आपके दिमाग में एक और तथ्य आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, हो सकता है कई बच्चों के दिमाग में तथ्य आ गया होगा। किसी को छप्पय का बादशाह भी कहा जाता है। देखता हूं कि कमेंट करके सबसे पहले कौन बताता है। छप्पय का बादशाह हिंदी साहित्य में एक कवि को कहा जाता है और तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा। यहाँ पर आपको बताना है कि छप्पय किस प्रकार का छंद है। बिल्कुल, आराधना सिंह ने बताया कि चंद बरदाई को। तो बेटा ऐसे ही आप लोग अपने को रिलेट करके दिमाग को एक खंबे से लेकर दूसरे खंबे के बीच, नाच नामक एक कविता है, जरूर इस लेक्चर के बाद आप लोग पढ़िएगा। नाच, जो कि अज्ञे द्वारा लिखी गई है। इसको नामवर सिंह काफी पसंद किया करते थे और जब इस कविता को आप पढ़ेंगे तो इसमें एक कैरेक्टर है, खासतौर से आप लोगों ने सर्कस इत्यादि देखा होगा जो रस्सियों पर चलते रहते हैं। ठीक है, तो वही है, आपका भी जीवन कुछ उसी तरीके से है।
परीक्षा परीक्षा सफलता के बीच में आप लोग जूझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अपने दिमाग को ऐसे ही दौड़ाना है। छप्पे जैसे आपने देखा तो आपके दिमाग में चंद बरदाई जरूर आने चाहिए, तभी आपको लगेगा कि हाँ, हमने कुछ कुछ पढ़ाई की है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का विषम छंद है। आप लोगों ने बातों ही बातों में बता दिया है। छप्पे छप्पे वाला सवाल था, छप्पे किस प्रकार का है? तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि छप्पे है मात्रिक विषम छंद। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है इसका सही जवाब है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? जब मैं इस पेपर को सेट कर रहा था और मुझे लगा कि आज मैं अपना फोटो लगा लेता हूं, तब तक तो चारों ऑप्शन दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने इसको बड़ा कर दिया है तो एक ऑप्शन गायब हो जा रहा है। तो थोड़ा सा आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, आत्मीयता को बना के रखना पड़ेगा। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? ये एक अलग तरीके का लक्षण है, आप देख रहे हैं। और ऑप्शन आप लोगों ने देखा, बिल्कुल सही जवाब बच्चों ने दिया कि ये कुंडलिया छंद है। और आप देखिए कि कुंडलिया में जो दो और छंद हैं उनको भी ऑप्शन में दिया गया है। तो हमेशा उसको देखते रहिए, क्योंकि बार बार जब आप अपने दिमाग में रखेंगे तो चीजें धीरे धीरे याद होती जाएंगी। ठीक है ना, ऐसे ही पढ़ना है। कुंडलिया छंद है जिसके कि प्रथम और अंतिम शब्द एक से होते हैं, मतलब एक ही तरह के होते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। एक नया तरीके का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दोहा और चौपाई कौन से छंद है? दोहा और चौपाई कौन से छंद है? यहां पर एक और छंद का नाम दिया है हरिगीतिका। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया मात्रिक, सोरठा, वसंत तिलक, हरिगीतिका। थोड़ा सा ऑप्शन बड़ा इधर उधर का दिया हुआ है, लेकिन इसका जो सही जवाब है आपको बताना है कि दोहा और चौपाई किस टाइप का छंद है। मात्रिक है, अर्ध मात्रिक है, सम है, विषम है, क्या है, या फिर वाणिक है। तो इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको कि ये क्या है, मात्रिक छंद है, दोहा और चौपाई। लेकिन दोनों अलग अलग प्रकृति का है। दोहा क्या है, अर्ध सम छंद है, जबकि चौपाई क्या है, मात्रिक छंद, सम छंद है ये। ठीक है ना, तो इनको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा में कौन सा छंद है? यहाँ पर एक पंक्ति दे दी गई है और उस पंक्ति के हिसाब से हमें बताना है कि कौन सा छंद है। ऑप्शन दिया गया है चौपाई, सोरठा, कुंडलिया, बरवय। ठीक, तो इसको गिनना पड़ेगा, गिनकर ही इसका आंसर हम दे सकते हैं। तो चलिए इधर से मैं गिनता हूं इसको। ठीक, लघु गुरु ऐसे मैं कर दे रहा हूं, और आप भी इसको काकचेष्टा बको ध्यानम की दृष्टि से देखिए कि परीक्षा में कैसे हमें करना है। हो सकता है आप गिनती भी लिख सकते हैं, यहाँ पर गिनती लिखेंगे तो ज्यादा बल्कि सही रहेगा। ठीक है, गिनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार जल्दी जल्दी में हम उल्टा पुल्टा भी गिन देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, आप लोगों ने भी गिन लिया और बिल्कुल इसका सही जवाब दिया कि ये चौपाई है। ऑप्शन ए इसका सही है। ये अलग बात है कि तुलसीदास के जितने भी चौपाई दोहा अगर किसी को याद है तो उसको तो ये सब याद करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फार्मूला तो फार्मूला होता है, उसको अगर आप समझ गए तो परीक्षा में किसी भी तरीके से प्रश्न आएगा, पंक्ति आएगी, आप वहां पर सही कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन दिया गया 14, 21, 24 और एक और ऑप्शन है 28। तो हरि गीतिका में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका जो सही जवाब है आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से याद किया है। हरि गीतिका में कुल कितनी मात्राएं हैं? अलग अलग बच्चे अलग अलग ढंग से इसका जवाब दे रहे हैं। इसका सही जवाब है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 24 है, कुछ 28 बता रहे हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी,
28 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं हरि गीतिका में। हरि गीतिका को ध्यान में रखिए और ये कमेंट्स कर कर जल्दी से बताइए आप लोग कि हरि गीतिका का बादशाह किसे कहा जाता है। ये हिंदी लिटरेचर में एक खास कवि हैं जिनको कि हरि गीतिका का बादशाह कहा जाता है। जैसे छप्पय का संबंध चंद से है, वैसे ही हरि गीतिका का भी है और न जाने कितनी बार ये परीक्षाओं में आ चुका है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, बहुत अच्छा लग रहा है कि जितने भी बच्चे हैं कोरिलेट करके याद किए हैं और मेरे हर संकेत को ध्यान रखते हैं। कौन कहता है कि आप लोगों के पास दिमाग नहीं है? आप लोगों के पास दिमाग है, बस उसको गूगल सर्च में डालने की जरूरत है और आप लोगों ने बिल्कुल उसको डाल रखा है। हरि गीतिका में कुल 28 मात्राएं हैं और मैथिली शरण गुप्त को हरि गीतिका का बादशाह कहा जाता है। उन्होंने उनको काफी प्रिय था ये छंद, तो इसको ध्यान में रखें। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला प्रश्न है, सुनसीय सत्य अशीष हमारी, पूजहि पूजहि मन कामना तुम्हारी। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा छंद है? सोरठा, बरवय, चौपाई, दोहा। ठीक है, तो इसको भी हमें मात्रा को गिनना पड़ेगा और कुछ बच्चों ने तो पूरा इसको याद करके रखा है कि ये चौपाई है और बाल कांड में इसका जिक्र किया गया है, तो इस अंश को भी ध्यान में रखिए। ठीक है, तो इसको अगर गिनना पड़े तो हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तो आसानी रहेगी गिनने में। ठीक है, तो कुल 16 मात्राएं और चौपाई में आप जानते हैं कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है परीक्षाओं में भी। अगला प्रश्न है कि किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? मूल रूप से प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा ऐसा छंद है जो कि 4 चरण से अधिक होता है उसमें? रोला, सोरठा, छप्पय, बरवय। तो जैसा कि नाम में ही छिपा हुआ है कि जो छप्पय है इसमें 4 चरण से अधिक चरण होते हैं। छप्पय नाम से ही इसको आप आराम से पकड़ सकते हैं और आपको ध्यान में रखना है कि छप्पय किस टाइप का है और इसमें कुल कितनी मात्राएं हैं, कितने चरण है? 6 चरण है। तो चरण तो आपको बिल्कुल याद रहेगा। ये मात्रिक विषम छंद है और इसमें 28 मात्राएं होती हैं। ये छोटी छोटी जानकारियों को भी ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? ऑप्शन दिया गया है, छंद सूत्र, छंद प्रभाकर, काव्य प्रकाश, रसिक प्रिया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उन ऑप्शंस के आधार पे हमें बताना है कि छंद की प्रथम पुस्तक कौन सी है। तो आप लोगों ने देखा और बिल्कुल सही जवाब कुछ बच्चों ने देना शुरू किया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, छंद सूत्र। और आपके दिमाग में आ भी गया होगा कि आचार्य पिंगल ने इसे छंद सूत्र नाम से एक पुस्तक लिखी जो कि छंद शास्त्र की पहली पुस्तक मानी जाती है। तो इसको ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य। ये अचानक वक्रोक्ति वाला क्वेश्चन आ गया इसमें। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन है? काव्य शास्त्र में आप लोग प्रवेश कर गए, तो इसका जो सही जवाब है, वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य मम्मट दिया है, विश्वनाथ दिया है, रुद्रट, भामा। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, विश्वनाथ। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं? परीक्षा में देखिए आप जाइए तो जरूर इसके ऊपर अंक लिख लीजिए, जिससे कि आपको प्रश्न हल करते समय थोड़ी सी आसानी होगी। नहीं तो अगर परीक्षाओं में इस तरीके से शब्दों में दिया रहता है अंक, तो कई बार पढ़ने में दिक्कत होने लगती है। और जैसे ही आप 12 और 7 देखेंगे, इसका आंसर
आप लोगों के दिमाग में आ जाएगा कि हमने छंद पढ़ते हुए पढ़ा था कि 12 और 7 की यति होती है और कुल 19 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर 19 मात्राएं। ऑप्शन दिया गया था दोहा, चौपाई, बरवे, सोरठा। आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब पकड़ा कि बरवे नामक जो छंद है उसमें 12 और 7 पर यति होती है। तो ऐसे इसके सामने आप लिख भी सकते हैं। और कहा जाता है कि बरवे नायिका भेद, बरवे रामायण, ये कुछ खास रचनाएं हैं बरवे बरवे से। तो इसको भी ध्यान में आप सभी रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। शिल्पगत आधार पे, यहाँ पर शिल्पगत आधार मतलब मात्राओं के आधार पर। जहां दोहा 13-11 है तो उसका शिल्पगत आधार 11-13 जब हो जाए तो कौन सा छंद होगा। तो बचपन के दिनों में ही हमें सबसे पहले यही बताया गया कि दोहा का उल्टा सोरठा होता है, और जो कि एक ही बार में दिमाग में बैठ जाता है। कुछ बच्चों ने कमेंट्स करके लिखा कि याद नहीं होता है, लेकिन देखिए ये याद हो गया आप लोगों को कि दोहा का उल्टा सोरठा और सोरठा का उल्टा दोहा। लेकिन यहाँ पर देखिए आज एक नई जानकारी आपको मिली होगी कि ये जो उल्टाव है या बदलाव है या विपरीत है एक दूसरे के, वो शिल्पगत आधार पे है। क्योंकि हम धीरे धीरे बड़े हो गए तो हमारा दिमाग भी है, तो इसको समझने का प्रयास करें तो और आपको आनंद आएगा। इसको रटने का प्रयास ज्यादा न करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मंगल भवन मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो ये तो लगभग सारे लोग इस पंक्ति से परिचित होंगे। और जब भी अष्टजाप होता है, रामचरितमानस का पाठ होता है, तो ये पंक्ति प्राय जितने भी गाने वाले होते हैं वो सब दोहराते रहते हैं। और ये भी परीक्षाओं में पूछ लिया गया कि मंगल भवना मंगलहारी, इसमें कौन सा छंद है। तो दिया है सोरठा, चौपाई, सवैया, दोहा। तो अगर इसको हम गिने तो कुल इसमें कितनी मात्राएं आ जाएंगी, 16 मात्राएं आएंगी। आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया है कि ये चौपाई है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है। अगर ऊपर से नहीं आ रहा है तो नीचे से भी इसको आप गिन सकते हैं, यहां से आराम से। ठीक, तो 16 मात्राएं इसमें से आपको प्राप्त होंगी। मंगल भवन मंगलहारी में क्या है, चौपाई। अगला प्रश्न है, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4, 6। इसको तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कुल कितने चरण है दोहा में। दोहा में चरणों की संख्या है 4। तो इसको बस रंगते समय ही ध्यान में रखना है, बाकी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई पंक्तियों के छंद बताइए। और ये प्रश्न क्या है, एक तरीके से रिपीट है। ये पंक्ति पहले भी आ चुकी है इस प्रैक्टिस सेट में भी, यानी कि ये पंक्ति आपको ध्यान में रखना है आगे की परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। वो अगर यही आ जाए तो फिर आपका आंसर बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए, और गलत होगा तो फिर माथा पीटने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। देखिए पंक्ति दी गई है, सुन सीय सत्य अशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। तो इसी प्रैक्टिस सेट में रिपीट हो गया। और छंद कौन सा है, ऑप्शन दिया गया चौपाई, बरवे, सोरठा, दोहा। तो आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब देना शुरू कर दिया है कि ये है चौपाई। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि छप्पय में चरण होते हैं। देखिए इस बार छप्पय से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा गया है विस्तार लिया हुआ है कि छप्पय में चरण होते हैं। ऑप्शन दिया गया प्रथम 2 चरण चरण रोला के और अंतिम 4 चरण उल्लाला के। अब यहाँ पर जो छप्पय छंद है उसमें बताया जा रहा है कुछ मिश्रित, यानी कि छप्पय छंद भी क्या है, मिश्रित है। और दूसरा ऑप्शन दिया गया प्रथम चरण 4 चरण चौपाई के और अंतिम 2 चरण दोहा के, प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब
ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। तो पहले तो यहाँ पर ध्यान में रखिए कि रोला है और उल्लाला, यानी कि छप्पा जो है ये 2 अन्य छंदों से मिलकर बना हुआ है। तो 4 चरण किसके हैं? रोला के हैं और 2 चरण उल्लाला के। तब ये क्या हो रहा है? 6 चरण हो रहे हैं इसमें। तो इस तरीके से छप्पे को भी ध्यान में रखिए, रोला और उल्लाला। यानी कि आज के प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे कि कुंडलिया और छप्पा, इन दोनों को बिल्कुल ध्यान में रखिए, तभी आज के लेक्चर की सार्थकता सही होगी आपके लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करें। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मात्रिक छंद है? मात्रिक छंद कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है रोला, चौपाई, दोहा या फिर ये सभी। तो मात्रिक छंद कौन से हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी। तो ध्यान में आपको रखना है कि हिंदी में ज्यादातर मात्रिक छंद ही पूछे जाते हैं। अगर संस्कृत की बात करें तो उसमें छंद आएगा द्रुत विलंबित, मंदाक्रांता, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, इस टाइप से छंद आएंगे, वंशस्थ। ठीक है, जिन बच्चों ने संस्कृत पढ़ी होगी वो भली बात इसको समझ रहे होंगे। इसीलिए यूपी टीजीटी पीजीटी में कई बार क्या संस्कृत को इसीलिए जोड़ा गया है हिंदी के साथ। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब बताना है कि केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? छांटिए, मात्रिक छंद किस विकल्प में दिया गया है? अभी जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कुछ कुछ छंदों के बारे में, वो सब आ भी गई इसमें। मात्रिक छंद बताना है किस विकल्प में है। ऑप्शन दिए गए ए चौपाई दोहा रोला, बी मंदाक्रांता सवैया चौपाई, सी सोरठा इंद्रवज्रा मंदाक्रांता सोरठा द्रुत विलंबित सवैया। तो आप लोगों ने इसको बता दिया पूरा कि ऑप्शन ए इसका क्या है? सही जवाब है। ठीक, जिसमें कि चौपाई दोहा रोला ये क्या हो गया? मात्रिक छंद है। बाकी मंदाक्रांता को उतना ध्यान में नहीं रखना है, बहुत कम ये सवाल पूछा जाता है अगर हिंदी की परीक्षा आप दे रहे हैं तो। रेयर एक आध क्वेश्चन कभी कभी आ गए तो आ गए। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि ये जो सवैया है ये क्या है? वाणिक छंद है, क्योंकि इसका प्रयोग हिंदी में भी होता है। तो इसको अलग से आप स्टार बनाकर जरूर नोट करिए कि सवैया नामक जो छंद है, और सवैया के लिए कौन जाना जाता है? जल्दी से कमेंट्स कर कर बताइए, सवैया के लिए कौन जाना जाता है? हिंदी साहित्य में खास कवि हैं जो कि सवैया के लिए ही जाने जाते हैं। ठीक है, उनका नाम है, जल्दी से बताइए, रस खान। बिल्कुल, आराधना सिंह नाम का जो स्टूडेंट है, या फिर जो भी गर्ल स्टूडेंट है कि बॉयज, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि थोड़ा सा जो यहाँ पर नाम रहता है मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ। फिर भी मुझे यही उम्मीद है कि आप लोग अपने वास्तविक नामों से होंगे। कभी कभी तो कुछ टमाटर इत्यादि का लोगो लगाकर भी जुड़े रहते हैं। बाकी सारे बच्चों को ये मालूम है कि रस खान जो है वो सवैया के लिए। तो आप देख रहे हैं कि मेरी कोशिश है कि एक तरफ आप छंद भी पढ़ें और अपने लिटरेचर को भी ध्यान में रखें। ठीक है, तो छप्पे के बारे में जान गए, हरगीतिका के बारे में जान गए और सवैये के बारे में जान गए। मान लीजिए खुदा न खास्ता आ गया सवाल कि सवैया कैसा छंद है, तो तुरंत आप बता देंगे कि ये क्या है? वाणिक छंद है। ठीक है, मात्रिक छंद नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन वाणिक छंद है? देखिए वही चीज आ गई जिसकी मैं बार बार चर्चा कर रहा था। ऑप्शन दिया गया दोहा, रोला, चौपाई, सवैया। तो इसीलिए मैंने स्टोरी सुनाया तो आपके दिमाग में चीज बैठ गई है। आप सोते समय जरूर एक बार सवैया को याद रखेंगे और उसको अलग रखेंगे, बोलेंगे कि ये तो वाणिक छंद है, मात्रिक छंद के अंतर्गत नहीं आएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर दिया गया है कि कौन वाणिक छंद है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन डी, सवैया। और रस खान को भी ध्यान में रखिए। सवैया की बार बार चर्चा हम कर रहे हैं, तो सवैया में क्या है कि 22 और 26, ये भी सवाल पूछा जा सकता है, 22 और 26 पर यति होती है। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मीटे न हिय के शूल। में कौन सा छंद है? तो पहले तो ये पंक्ति आपके दिमाग में आनी चाहिए, ये पंक्ति किस कवि की है और
इसमें कौन सा छंद है, इसको तो गिनने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन रोला, सोरठा, हरिगीतिका, दोहा सब दिया हुआ है। इसको जब हम गिनेंगे तो पता चल जाएगा। 1, 2, 3, 4, तो 6, 2, 8, तो 10, 11, तो 13। तो 13 तृतीय चरण में आ रहा है। ऊपर का गिन लेते हैं। 1, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 2, 9, 10, 11। तो इसका मतलब है कि इसमें दोहा आएगा। पंक्तियां तो आपने बता दिया, ठीक है। तो क्या कौन सा है ये? दोहा छंद है। तो इसको गिनना पड़ेगा, नहीं तो अनुमान से इधर उधर करेंगे तो फिर तुक्का लगाना पड़ेगा, बाकी वो भाग्य के ऊपर रहेगा। तो निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, ये भारतेंदु की पंक्ति है, कुछ बच्चों ने बताया। और इसमें दोहा छंद है। आमतौर पर जब भी हिंदी दिवस मनाया जाता है तो इस पंक्ति को सर्वाधिक हम उद्धृत करते हैं और उस दिन काफी भाव विभोर भी होते हैं। आप ध्यान में रखिए कि निज भाषा उन्नति है में दोहा है, गिनने की जरूरत न पड़े। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? तो इतने प्रैक्टिस के बाद तुरंत आप क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हैं कि किसमें मात्रिक छंद नहीं है। ऑप्शन दिया गया रोला, हरिगीतिका, मंदाक्रांता, दोहा। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन सी। एकदम से आराम से देना है कि इसमें मात्रिक छंद नहीं है, मंदाक्रांता। अगला प्रश्न है कि वार्णिक छंदों में से कौन सा वार्णिक छंद है? ऑप्शन दिया गया है सोरठा, रोला, छप्पय, उपेंद्र वज्रा। यहाँ लिखना चाहिए था कि निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है, हालांकि क्वेश्चन पूछ दिया गया है थोड़ा सा आपको चकमा देने के लिए। वार्णिक छंदों में से कौन सा वार्णिक छंद है? तो आपने जैसे देखा आपके दिमाग में तुरंत आ गया ऑप्शन डी, उपेंद्र वज्रा क्या है? वार्णिक छंद है। बाकी कौन से हैं? ये सब मात्रिक छंद है, इनको ध्यान में रखिए। आ गया छप्पय, तो छप्पय जब आप देख रहे हैं तो तुरंत आपके ध्यान में आना चाहिए रोला प्लस उल्लाला। ठीक है, 4+2, इस टाइप से आप लिखते जाइए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर एक छंद देखिए रोला बताया जा रहा है, तो जल्दी से कमेंट्स कर कर बताइए कि एक खास रचना है जो कि रोला के लिए जानी जाती है, रोला छंद में लिखी गई है और प्राय परीक्षाओं में वो पूछा भी जाता रहा है। कौन सी ऐसी रचना है जो रोला में है? चलते हैं आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे, रोला में कौन सी रचना लिखी गई है? खूब पूछी जाती है। ठीक है, रितु मिश्रा ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि नंददास की है, लेकिन रचना जल्दी से बताइए। नहीं, भक्तमाल तो बिल्कुल नहीं है। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अरे भाई बिल्कुल राखी चौहान ने बताया कि रास पंचाध्यायी है। ऐसे ही याद करके रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगला प्रश्न है कि अवधि का निजी छंद है, अवधि का निजी छंद कौन सा है? ऑप्शन दिया गया बरवे, रोला, छप्पय, कवित। अवधि बड़ी की मात्रा है और जब छोटी की मात्रा हो जाएगी तो इसका अर्थ बदल जाएगा, ये सारी चीजें आप जानते हैं। तो इसका निजी छंद, पूरा अधिकार इस भाषा का है। कौन सा छंद है? ऑप्शन दिया गया बरवे, रोला, छप्पय, कवित। तो आप सभी ने बिल्कुल इसका सही जवाब बताया कि बरवय नाम का जो छंद है वो अवधि का निजी छंद है। ऑप्शन ए क्या है इसका सही जवाब है ना। चलिए, और बरवय क्या है? ध्यान में रखिए कि इस पे 12 और 7 की क्या होती है? यति होती है। तो ऐसे ही नोट करते जाइए, फिर धीरे धीरे चीजें क्या हो जाएंगी? याद हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि गण में कितने वर्ण होते हैं? गण में कितने वर्ण होते हैं? ऑप्शन दिया गया है 3, 4, 5, 6। तो शुरू में ही हमने बताया था कि गण में कितने वर्ण होते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर, गण में कितने वर्ण होते हैं, आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब देना शुरू कर दिया है। ऑप्शन ए, इसका मैंने सूत्र बताया था, यह माता राज भान सलगा, और इसको तीन तीन का यहाँ पर जोड़कर हम गण बनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है
दोहा और रोला को मिलाने पर जो छंद बनता है उसे क्या कहते हैं? दोहा और रोला को मिलाने पर जो छंद बनता है उसे क्या कहते हैं? तो हमने पहले ही इस पे डिस्कशन कर लिया है। ऑप्शन दिया गया है छप्पय, कुंडलिया, मतगयंत, सवैया। कुछ बच्चे कुंडलनी लिख रहे हैं। कुंडलनी और कुंडलिया में अंतर है बेटा, इसको ध्यान में रखिए। तो कुंडलिया के सामने आप लिख लीजिए इसे। तो आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब बताया कि ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए। तो आज भी हमने कुल 40 प्रश्नों पर विचार किया जो कि पूरे छंद पर आधारित थे, और आप सभी लोगों ने काफी धैर्य रखकर और रुचि को बरकरार करते हुए इस प्रैक्टिस सेट में हिस्सा लिया। काफी अच्छा लगा। आप सभी का मैं इसके लिए हार्दिक आभार